स्टार्ट करें? यस सर। अब ये देखिए, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 1010। आप इसको जरूर से याद कीजिएगा, बहुत छोटा सा और याद आपको हो जाएगा। सेक्शन 1010 कहता है ग्रेचुटी। अगर आपको ग्रेचुटी का पैसा अगर मिलता है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको भी हम कब पढ़ेंगे, जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको भी हम सैलरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्रेचुटी को दो भाग में डिवाइड किया गया है कि ग्रेचुटी या तो आपको किस से मिलेगी, एक सेकंड रुकिए, अब ग्रेचुटी या तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी या फिर नॉन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो आप जो नौकरी कर रहे हो, नौकरी या तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे होगे, तो दोनों केस में अगर आपको ग्रेचुटी मिले तो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग से डिफाइन किया गया है इन दो सेक्शन में, और जितना वो सेक्शन बताता है सिर्फ उतना ही हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट रखेंगे। उसके बियॉन्ड अगर कुछ जाता है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन 1010A, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। यस, एक तरीका बताया गया है पेंशन कैलकुलेट करने का। उसके हिसाब से हम जो पेंशन किसी को अगर मिली रिटायरमेंट के बाद, अगर किसी को पेंशन मिल रही है, तो सिर्फ कम्यूटेड वैल्यू जितनी है उतनी आपकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उससे ऊपर एक्स्ट्रा जो मिली वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये कम्यूटेड वैल्यू, इसको भी हम रेफर करेंगे जब हम सैलरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन सेक्शन 1010AA, ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड एज लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मैं। अमाउंट रिसीव्ड एज अ लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, ये क्या होता है सुनिए। मैक्सिमम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि अगर आपका एक मंथ अगर आप काम करते हो तो एक मंथ में हम आपको 2 पेड लीव देंगे, 2 पेड लीव। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं, रियल में अलग अलग कंपनी का अलग अलग नियम होता है, बट यहाँ पर एक बेयर आइडिया आपको देना चाहता हूं मैं। तो कंपनी कहती है कि अगर आप एक मंथ में 2 छुट्टी करते हो, मतलब क्या, अगर 2 छुट्टी करते हो तो उसका हम पैसा आपका नहीं काटेंगे, इट मींस पूरे 30 डे का आपको सैलरी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपका पेड लीव हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से साल में आपका कितना हो गया, 24 पेड लीव हो गया, ठीक है। और इसमें से इतनी पॉसिबल कभी ना कभी तो छुट्टी लोगे आप, तो आप मान लो इसमें से आप 20 दिन छुट्टी ले लिए थे और बैलेंस आपके पास 4 दिन का रह गया, मतलब आप 4 दिन चाहते तो और छुट्टी ले सकते थे। तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आपका ये जुड़ते रहता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, जो छुट्टी है ये छुट्टी का बैलेंस जुड़ते रहता है। और मान लो जिस दिन आपने रिटायरमेंट लिया तब आपके पास 102 लीव बैलेंस था, मतलब उतनी आप छुट्टी ले सकते थे बट आपने लिया नहीं। तब ऐसे में तो आपको तो लॉस हो गया, सोच रहे हो गया क्यों, क्योंकि भैया मैं 102 दिन छुट्टी कर सकता था और मेरे को पैसे भी नहीं कटते, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, पैसे आपको मिल रहे हैं ना। तो कंपनियां क्या करती हैं, जितनी आपकी बैलेंस रहता है पेड लीव, उसके बदले में आपको पे कर देती हैं जब आप रिटायर होते हो। तो मान लो अगर आपका पर डे का अगर आपका 100 रुपये तनख्वाह था फॉर एग्जाम्पल, तो 102 का आपका क्या हो जाएगा, 102 इंटू 100 रुपए, आपका टोटल 10,200 रुपए आपको कब मिल जाएगा, जब रिटायर कर रहे होगे। समझ में आ गया। तो ये वही बोल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड एज लीव एनकैशमेंट, आप अपनी लीव को क्या कर रहे हो, आप अपनी लीव को एनकैश कर रहे हो, जो 102 लीव थी उसको एनकैश, कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, कब, रिटायरमेंट में। अगर रिटायरमेंट में कर रहे हो तो ही माफ, उसके पहले कर रहे होगे तो टैक्सेबल। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट सेक्शन 1010B, रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन। अच्छा ये तो अभी आपको दिखने मिलेगा। रीट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है ना, सिंपली एक वर्ड है, छटनी करना, छटनी करना। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा, अभी कोविड का सीन देखिए, कोविड के सीन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके खर्चे बहुत है, वो तो फिक्स है, इनफ्लो कुछ हो नहीं रहा है, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, बट आपको सैलरी पे करनी है, आपको रेंट पे करना है, आपको बाकी जो भी खर्चे वो पे करना है। तब ऑर्गेनाइजेशन क्या देख रहे हैं, बोल रहे कि भैया देखो अब मैं एम्प्लॉय लोग को सैलरी नहीं दे सकता, प्लीज मुझे माफ करो, अब हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन
अगर आप नौकरी से निकाल दोगे तो उन मतलब आप क्या करो, आप छटनी कर रहे हो एम्प्लॉइज। मान लो 100 एम्प्लॉई हैं, आप उसमें से बोल रहे हो 30 एम्प्लॉई प्लीज आप लोग छोड़ के चले जाइए, हम आपको और पैसा नहीं दे पाएंगे। आपने क्या किया, एम्प्लॉई का छटनी किया, रिट्रेंचमेंट, ठीक है ना। अपने कॉस्ट को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, जितना पॉसिबल कॉस्ट हो सकता है उसको कम कर रहे हो, दैट इज रिट्रेंचमेंट। तो जिन एम्प्लॉय लोग को आप अगर नौकरी से निकाल रहे हो, आपको नहीं लगता वो तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो आप क्या करते हो, आप उनको बोलते हो चलो ठीक है एक काम करते हैं, आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं लेकिन इसके बदले में आपको कंपनसेट जरूर करेंगे। अगर आप हमारे यहाँ रहते, हम आपको हर महीना सैलरी देते, लेकिन अभी हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, तो हम आपको इसके बदले में कंपनसेट करेंगे। तो अगर किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिले, किसको, किसी एक वर्कमैन को, तो भैया उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। एकदम सोच कर देखिए कितनी लॉजिकल बात है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं एक कंपनी में काम करता था और मुझे वहां पर महीने के 5 लाख रुपए मिलते थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलो 5 लाख एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे महीने के सिर्फ 20,000 मिलते हैं, ठीक है। 20 में टैक्स बनेगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है। हाँ, मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मुझे महीने के कितने मिल रहे हैं, 40,000 मिल रहे हैं। इसको समझिए, 40,000 पर मंथ, ठीक है, मुझे मिल रहे थे, इंटू 12, तो साल का कितना हो गया, 4,80,000। और भैया आपको बताऊं, ये जो 40,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिल रही थी, इसमें मेरा पूरा का पूरा 40,000 मेरे घर खर्चे में खत्म हो जाता था। मान लो मेरा घर का खर्चा 20,000 रुपया घर का रेंट, 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और 10,000 रुपया राशन पानी का खर्चा, इस तरीके से पूरा का पूरा जीरो बचता था मेरे पास, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है। अब अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मेरी नौकरी चली गई तो ये खर्चा भी मुश्किल हो गया कर पाना। अब मान लो कि मुझे उसके बदले में 2 लाख रुपए मिले, मेरे कंपनी ने बोला कि भैया सुमित हम आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे साल भर के लिए, हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतना एश्योरेंस करेंगे कि कम से कम आप 3 महीना या 6 महीना अपना रोजी चला सको। तो उन्होंने एज ए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मुझे क्या दे दिया, मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अभी 2 लाख मेरे पास आया, तो यस, अगर मेरे पास आया तो मेरा इनकम तो होगा, नो डाउट, बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया, तो मेरा इनकम हो गया। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर टैक्स ले ले तो सोच कर देखिए, मतलब मान लो अगर ये 20,000 रुपए टैक्स का काट ले फॉर एग्जांपल, तो मुझे बैलेंस कितना मिलेगा, 1,80,000। भाई गवर्नमेंट प्लीज हमारी सिचुएशन को समझो, हम अपना नॉर्मल खर्चा भी बियर नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल जब मतलब घर का खर्चा नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें से जो थोड़ा बहुत हमको उम्मीद दिखी थी, वहां से हमको 2 लाख मिला, उसमें से भी आप अगर टैक्स ले जाओगे, ये कहाँ का इंसाफ है। ये तो मतलब हमारा संविधान के खिलाफ हो गया, जीने का अधिकार छीन रहा आप मुझसे, ऐसे नहीं होगा। तो सरकार ने सोचा कि बहुत लॉजिकल वाली बात है कि किसी एम्प्लॉय को अगर ये मिल रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वो तो मजबूरी में कितनी गंदी परिस्थिति में होगा वो आदमी, और अगर उससे भी अगर हम टैक्स का पैसा मांगे तो भैया हम तो खून चूसने वाली सरकार हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। अगर किसी भी वर्कमैन को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं भैया आपसे टैक्स नहीं लेंगे, जाओ वो इनका माफ किए। समझ में आ गया आपको। देन नेक्स्ट देखिए, यस, सेक्शन 1010 बीबी, भोपाल गैस लीक डिजास्टर। याद है आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, किसको याद, क्या हुआ था? यस सर, जी सर, कोई बताएगा? वो गैस लीक हो गया था, एक फैक्ट्री से गैस लीक हो गया था। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस लीक हुआ, और एज ए रिजल्ट कई लोगों की जान गई, ठीक है। अब ये यहां पर आ गई तो आपको एक और बात बताता हूं मैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में आखिर क्या है। जो कंपनी भोपाल गैस प्लांट बनाई ना, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ, उसमें जो कंपनी भोपाल में आके अपनी फैक्ट्री लगाई, वहां से वो गैस लीक हुई और फिर ऑलमोस्ट भोपाल के पूरे एरिया के कई लाखों लोग को उसने प्रभावित किया। इवन आज भी उसका इंपैक्ट देखने मिलता है। तो उससे लोगों की डेथ हो गई। अब क्या किया, अब जिसकी डेथ हो गई अब उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना, कंपनसेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सारे लोग जाके सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब देखिए, इस कंपनी को आपने भोपाल में यहाँ पर प्लांट लगाने की अनुमति दी, मतलब ये
आपके डिसीजन के लिए हमारे लोगों की जान गई है, अब आप हमको भत्ता दीजिए, हमारा जो रिलेटिव गुजरा है, जो मर चुका, उसके बदले में आप हमको डेथ का क्लेम दीजिए। सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोला अगर इसको मैं अगर नहीं दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सारे के सारे लोग सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, उनको थोड़ा राहत देने के लिए ये कर दिया। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985, उसने एक एक्ट बना दिया और बोला चलो ठीक है, हम एक एक्ट बनाते हैं और अब आप इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अप्लाई करो, आपका कौन मर गया, क्या काम करता था, कहाँ काम करता था, कितने पैसे कमाता था, इस तरीके से सारा कुछ हमको लिख कर दो एक फॉर्म में, और उसके बदले में हम आपको उसका क्लेम देंगे। समझ में आया आपको? तो अब जो पीछे वाले, मतलब जो आदमी तो मर गया, उसके पीछे जो उसके घर वाले हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं, अगर आप उससे भी उसको बोलो कि भैया तू टैक्स का पैसा दे गवर्नमेंट का, तो बात बहुत ही दुखद हो जाएगी, बहुत गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला कि अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी का पैसा अगर मिले, तो भैया उस पैसे के ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब आप सोचोगे सर ये तो बात 1985 की थी, आप आज 2020 में क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये बहुत सारे पेंडिंग क्लेम आज भी हैं, गवर्नमेंट के पास इसके बहुत सारे क्लेम आज भी पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि और उसके पीछे का जो लोग था, जो आगे कुछ सपोर्ट डॉक्यूमेंट मांगे थे, या तो प्रोवाइड नहीं किया, या फिर वो लोग खुद आके सुनवाई नहीं किया, ऐसा बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। तो इसीलिए ये चीज अभी भी हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी को भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए अगर पैसे मिले, कंपनसेशन क्लेम मिले, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गई आपको बात? तो सर अभी भी किसी किसी को नहीं मिल, अभी भी नहीं मिला है। दिस इज द लूपहोल ऑफ इंडियन लॉ। इंडिया का लॉ का ही तो मतलब बेकार चीज है ना, कि आपको जल्दी से न्याय नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ चिराग बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। मैं बोल रहा था जैसे कि भोपाल जो गैस ट्रेजेडी था वो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था, किसी प्राइवेट का होता तो कंपनसेशन प्राइवेट कंपनी देता ना गवर्नमेंट देता? प्राइवेट का होता तो देखो फर्स्ट तो प्राइवेट को पकड़ेंगे ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या सीन हुआ, ये चीज क्यों लाया गया, अब जरा फैक्ट जान लो, जो चीज हमको कभी पढ़ाया नहीं गया। नाउ फैक्ट, जो कंपनी इंडिया प्राइवेट भी होने से तो परमिशन लेना पड़ता है ना गवर्नमेंट से, तो भी गवर्नमेंट ही तो लायबल रहेगा। गवर्नमेंट ही रहेगा लायबल, लेकिन प्राइवेट से भी तो गवर्नमेंट लेगा ना, गवर्नमेंट प्राइवेट से भी मांगेगा और अपना भी देगा। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए आपको फैक्ट क्या हुआ। जो कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट खाली आप फैक्ट जान लो, और ये चीज हमको आज तक कभी भी हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया, बस खाली भोपाल गैस कांड हुआ था वो बताया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया, रीजन आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। ये कंपनी पहले बाहर एक फॉरेन कंट्री में गई थी और उसने कहा कि भैया हम यहाँ पर हमारा प्लांट लगाना चाहते हैं। उस फॉरेन कंट्री ने जब इस कंपनी की एनालिसिस की, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसको देगा नहीं ना फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसने जो उसकी एनालिसिस की, पता चला कि ये कंपनी जो काम कर रही है ना, उसमें बहुत ही डेंजरस गैसेस यूज होंगी, और किसी कारण से वो अगर एक्सपोज हुई तो बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है हमारे पब्लिक को। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया गया। उस फॉरेन कंपनी ने कहा, सॉरी उस फॉरेन कंट्री ने कहा इस कंपनी को, भैया, और ये कंपनी ये भी तो फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, उसने मना कर दिया, भैया हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के नागरिक सर्वप्रथम हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। देन इस फॉरेन कंपनी को पता चला कि भैया अब दुनिया में मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा, तो कहां जाऊंगा मैं? इंडिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट जो एक्सपर्ट हैं किस चीज में, पैसा खाने में, टू सेल द कंट्री, वो अपने देश को बेचने में एक्सपर्ट है। यस, दिस इज द फैक्ट। वो कंपनी आई, कांग्रेस से बात करी और बोली कि ठीक है भैया, आप हमको प्लीज परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ पर कंपनी लगाना चाहेंगे। तो जब देखा कि भैया यहाँ पर ये जो कंपनी आ रही है, कंपनी को रिएक्शन मिल गया। और क्यों मिला? क्योंकि कंपनी बहुत डेंजरस गैसेस में डील कर रही है और यहाँ पर बहुत जान जा सकती है लोगों की, जो कि अलाउ नहीं करना चाहिए। बट इस फॉरेन कंपनी ने क्या किया, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। उस फॉरेन कंपनी ने कांग्रेस के उन नेताओं को भर भर के पैसे खिलाए, बोले लो पकड़ो पैसे और आप हमको परमिशन दो कि हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे। एंड
वो भारत के इतिहास में एक और बुरा दिन में से ऐड हो गया कि कांग्रेस ने पैसे लेकर उस फॉरेन कंपनी को, जिसको कि कोई अलाउ नहीं कर रहा था, उसने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है भैया, आ जाओ इंडिया में प्लांट लगा लो। सोच कर देखिए, अपने देश को जो बेच दे वैसी पार्टी है कांग्रेस। और उसमें फिर क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने, भोपाल गैस कांड हो गया, और जिसका भुगतान आज भी हमको करना पड़ रहा है। बट हमको अनफॉर्चुनेट ये चीज कभी भी नहीं पढ़ाई गई स्कूलों में, बिकॉज इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी एंड कांग्रेस ने कभी भी इस चीज को बुक में इंक्लूड नहीं किया। अब आगे देखिए, सेक्शन 1010 BC, कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। उत्तराखंड डिजास्टर याद है आपको, केदारनाथ की मूवी भी उसके ऊपर बनी है। अगर ऐसा कुछ भी डिजास्टर हो जाए तो बहुत सारे लोगों को उसमें नुकसान होता है, और उसके बदले में अब क्या करते हैं यार, जिस फॉर एग्जांपल कि मेरा जो खेत था, बाढ़ आई, खेत पूरा बर्बाद हो गया, मेरा जो घर था पूरा टूट गया, मेरे पास जानवर थे, गाय थी बहुत सारी, जिसका दूध निकाल के मैं व्यापार करता था, अब वो गाय भी बह के चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो सोच कर देखिए उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब उसके लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इंसान लास्ट में किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्लेम करेगा कि भैया मेरे को कुछ तो दे। तो ऐसे इंसान को किसी भी डिजास्टर के कारण हुए नुकसान के बदले अगर कुछ कंपनसेशन मिले तो उसको ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो द कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर इज एग्जेम्प्ट इनकम। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। देन सेक्शन 1010C, इसमें भी कुछ नियम कानून है, बट ऊपर से पढ़ लेते हैं। रिटायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी अदर कंपनी। अगर किसी कंपनी से आप रिटायरमेंट ले रहे हो, मतलब एट द एज ऑफ 60 इयर्स आपका कंप्लीट हो गया है, आप रिटायरमेंट ले रहे हो, रिटायरमेंट के समय आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट इनकम में आपका आ जाएगा। देन हम पढ़ते हैं, इसको देखिए 1010D को देखिए, अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको LIC का पैसा मिला, एग्जेम्प्ट। देन 1011 आपको PF का पैसा मिला, स्टेटरी PF मतलब जो गवर्नमेंट ने बनाया है PF, उसका पैसा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब जिसको गवर्नमेंट का अप्रूवल है, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, किसी प्राइवेट आदमी ने बनाया, बट गवर्नमेंट से अप्रूव ले लिया, तो वो PF का पैसा अगर मिला तो एग्जेम्प्ट इनकम। सुपर एनुएशन फंड भी उसी टाइप का है, ये सैलरी, सब सैलरी रिलेटेड है, जब सैलरी का चैप्टर देखेंगे तब इसको डिटेल में देख लेंगे। देन उसके बाद सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, इसको भी हम डील करेंगे सैलरी चैप्टर में। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ छोटा सा बता देता हूं तुम्हें, कि जो एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर क्या करता है, इस एम्प्लॉय को इसका घर का रेंट देता है कि भैया एक काम कर, ले पकड़ 5,000 रुपया तू रेंट का पे कर देना, ताकि तू यहाँ पर रहेगा और मेरा काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर वो कह रहा है एम्प्लॉयर से ये 5,000 रुपया रिसीव हुआ और हमने इस लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया, मतलब एम्प्लॉय के पास आया क्या पैसा, नहीं आया, और अगर नहीं आया तो भैया टैक्स भी मत लो ना, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम सैलरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कितना रेंट माफ होगा, अगर मेट्रो सिटी में रहता हूं तो कितना रेंट माफ होगा, लोकल तो कोई छोटा सा गांव में रहता हूं तो कितना रेंट माफ होगा, ठीक है। या फिर मान लो मुझे रेंट का मिला एक अमाउंट, लेकिन मैंने पेमेंट किया कोई दूसरा अमाउंट, तो क्या होगा। 5,000 रिसीव हुआ, 6,000 पे किया तो क्या होगा, 5,000 मिला और 4,000 का पेमेंट किया रेंट का तो क्या होगा। ये डिफरेंट सिचुएशन सारा कवर करेंगे सैलरी चैप्टर में, ठीक है। देन ये देखिए स्कॉलरशिप, ये आपने डाउट पूछा था कि सर स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा तो क्या होगा, दैट इज एग्जेम्प्ट होगा। देन MP MLA सांसद लोग को अगर कुछ भी अगर अलाउंसेस मिले तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई भी अगर अवार्ड मिले इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिले तो उसके ऊपर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना। देन उसके अलावा कोई क्या होते हैं, इसको देखो आप, यस साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर इसको कुछ इनकम हो रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इसकी इनकम को इसलिए एग्जेम्प्ट किया गया ताकि ये अपना काम के ऊपर फोकस कर सके। इसका काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना, मतलब क्या इसके ऊपर टैक्स का बर्डन जितने ऐसा बढ़ा दो, उसको सिर्फ एक काम दो, भैया तू रिसर्च कर और हमारा इंडिया को आगे बढ़ा, तो इसीलिए इसकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। न्यूज एजेंसी अगर है तो उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग एक चीज नोटिस कियोगे
कि जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी बहुत सारी न्यूज एजेंसी बनकर आ जाती है सामने में। अब आपको देख लो ना, आपके आसपास जो न्यूज़पेपर चलते हैं, दैनिक भास्कर, नव भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम, धरित्री, संवाद, संबल, कितना सारा पेपर आता है। अरे भैया एक पेपर में मेरे को न्यूज मिल जाती है, बट स्टिल मैक्सिमम ऐसे पेपर बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। अब इसके ऊपर लोग कैसा करते हैं, इस चीज को यूज करके, लेट सपोज ट्रू एंड फेयर न्यूज मैं बना लेता हूं, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सिर्फ 100 पेपर डेली के प्रिंट करूंगा और उसको मार्केट में छोड़ दूंगा, पब्लिश मतलब सर्कुलेट कर दूंगा, ताकि लोगों को लगे कि यस देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू एंड फेयर का पेपर। और फिर मैं क्या दिखाऊंगा, इनकम में दिखा दूंगा कि भैया मैंने डेली के 10,000 पेपर बेचे और एक पेपर का 5 रुपए रेट है, तो मेरा डेली का इनकम कितना हो गया, 50,000। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना इनकम बढ़ा के दिखा रहा हूं। क्यों बढ़ा के दिखा रहा हूं? क्योंकि भैया मेरा इंटेंशन है क्या, ब्लैक मनी जनरेट करने का। यहां पर क्या हो रहा है, इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी इज एग्जेम्प्ट, तो मैंने 50,000 भी अगर मैं कमाया, एग्जेम्प्ट हो गया। मतलब क्या कर रहा हूं मैं ब्लैक का काम कर रहा हूं, इनकम जनरेट कर रहा हूं झूठ मूठ की। अब जिसके पास ब्लैक का पैसा है, उस पैसे को फिर मैं मेरे थ्रू से घुमा फिरा के व्हाइट में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग का काम आ जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में जो गवर्नमेंट अच्छा चीज के लिए बोली थी, लोग उसको गलत यूज में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देन इनकम ऑफ स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, अगर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का अगर कुछ इनकम हो रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनकम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक कमिटी है, इसका अगर कुछ पैसा आ रहा है तो एग्जेम्प्ट, हाँ ये तो अच्छा है। इनकम ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज सेटअप टू मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कुछ कमिटी बनाई गई है, कुछ अथॉरिटी बनाई गई है, उन अथॉरिटी का काम है मैनेज करना। क्या मैनेज करना? रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो अगर ऐसी अथॉरिटी की कोई इनकम होती है, उसको माफ कर देंगे, एग्जेम्प्ट। देन उसके अलावा म्यूचुअल फंड से अगर इनकम हो रही है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, उसका अगर कुछ इनकम हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, एक अलग से ट्रस्ट बनाया गया, इस ट्रस्ट का अगर कुछ इनकम हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट। देन उसके बाद ये देख लो, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर इसका कुछ इनकम है तो वो भी एग्जेम्प्ट। इसीलिए आप बहुत सारे देखोगे, जैसे संबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या संबलपुर कौशल व्यापारी संघ, ऐसे बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट ट्रेड यूनियन बना लिए। और ये ट्रेड यूनियन, जैसे आपका ऑल इंडिया ट्रक यूनियन, ऐसा कुछ कुछ देखे होगे आप लोग, सुने होगे। तो वो जो ट्रेड ऐसा बन गया यूनियन उनका, और अगर वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, तो उनकी इनकम को भी क्या किया गया, माफ किया गया। देन सुपर एन्युएशन फंड से अगर पैसा मिला, इनकम मिला, सॉरी, इनकम ऑफ प्रोविडेंट एंड सुपर एन्युएशन फंड, ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का अगर इनकम हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये एक ट्रस्ट है, इसका इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर, एसटी मेंबर अगर हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिक्किम में अगर आप हो, सिक्किम एक हमारा राज्य है, अगर आप सिक्किम में हो, इंडिविजुअल हो, तो वहां पर इनकम क्या हो जाएगा, अगर आप कर रहे हो तो वो आपका माफ हो जाएगा। तो भैया तो बहुत बढ़िया है, चलो हम सिक्किम चलते हैं। मैं चले गया सिक्किम और वहां जाके व्यापार कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, सेक्शन 1026 AAN ये बोलता है सिक्किम में अगर आपको रह के बिजनेस करना है तो पहले बात तो सिक्किम का आपको जल्दी से वहां पर क्या नहीं मिलेगा, वहां का लोकल आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, रहने के लिए आपको अलाउड नहीं है। और अगर आप वहां पर रहते हो तो आपको सिक्किम की कोई लड़की से शादी करके वहां बसना पड़ेगा। अगर वहां रह जाते हो 10 साल, तो वहां पर सिक्किम के आप नॉर्मल नागरिक माने जाओगे, तब पैसे कमाओगे, तो वहां पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं इसमें। अब आशीष सोच रहा है कि सर मैं तो सिक्किम सिक्किम भी सर कश्मीर जैसा है क्या? पता था, मेरे को पता था, तुम ही बोलोगे। आशीष सोच रहे हैं सिक्किम जाके, हाँ सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर जैसा सीन था इसका, कि यहाँ पर नॉर्मली लोगों को नहीं रहने को मिलता, यहाँ पर नॉर्मल लोग जमीन नहीं खरीद सकते, वो उसका अपना प्रोटेक्शन है। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं कि भैया हमारी कल्चर को हम बचा के रखना चाहते हैं, अगर अब बाहर वाले लोग आ जाएंगे हमारी कल्चर, हमारे जो भी सब कुछ उसको बर्बाद करके रख देंगे। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जगह में यूजुअली आपको जमीन वगैरह लेने का अधिकार नहीं मिलता, बहुत सारे टर्म कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इसीलिए अगर आपको याद होगा, जो हमारा था CAA NRC जब आने वाला था, तब नॉर्थ ईस्ट से बात उठी थी। नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते कि नहीं भैया, अगर आप ऐसे करते हो, आप किसी भी बाहर देश के अगर हिंदू को भी अगर आप सिटीजनशिप देते हो, तो भी अगर वो हिंदू अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में आकर रह जाता है, तो आप उसको यहाँ का दे दोगे सिटीजनशिप, जो कि हमारे एरिया में एंट्री कर जाएगा, नहीं हमको अलाउड नहीं है। उन लोगों ने स्टार्ट किया था
उस चीज को बचाने के लिए, बट उस चीज का कुछ लोगों ने गलत तरीके से यूज किया कुछ और ही सीन क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सामान को, अगर आपकी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के सामान को आम जनता तक पहुंचाना है, तो किसान तो गांव में काम कर रहा है, लेकिन उसको पहुंचाना कहां पर है, शहर में पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी करती है। तो अगर ऐसी मार्केटिंग एजेंसी का अगर कुछ इनकम हो रहा है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फैलाने में काम करती है, तो उसका इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप कुछ एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करते हो जिसका काम है SC ST के प्रमोट करना, उसके इंटरेस्ट को, या फिर माइनॉरिटी को प्रमोट करना, गलत बात, ठीक है। ऐसे में हम जनरल आदमी लोग मर जाते हैं, पीस जाते हैं, ये फालतू उनको बेनिफिट दिया गया है। खैर, नो कमेंट इसके ऊपर। उसके बाद हम देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे, यस ये वाला सेक्शन 1034, ये कल हम डिस्कस किए थे। अगर इनकम हुआ बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन इसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम यूनिट मतलब वही म्यूचुअल फंड वाली यूनिट हो रही है यहाँ पर, इसके भी कुछ सर्टेन कंडीशन है, कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। अगर वहां से आपको इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज द आवर क्लास ऑफ लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स। अब इससे ज्यादा डिस्कस हम इसमें नहीं करेंगे, कुछ सेंस नहीं बनता। मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम और आगे का कुछ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, बताइए। नो डाउट? नो सर। ओके, चलिए तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज का क्लास लेकिन बहुत जल्दी खत्म हुआ। यस, क्योंकि आपका नोट्स रेडी था ना, मुझे खाली डिस्कस करना था इसीलिए। ओके चलिए फिर, लेकिन बहुत जल्दी लग रहा है ऐसा। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, शब बखैर।